Hello everyone, I am Shivam Verma working as Assistant Professor in RKIT Technical and Medical Campus, Vistara Kanal. Today we will discuss about diuretic drugs. This is a carbonic anhydrase inhibitors. Carbonic anhydrase inhibitors are a category of diuretic drugs. तो इसमें सबसे पहले डायरेटिक ड्रग्स को पढ़ने से पहले हम पता करेंगे कि जो डायरेटिक एक्शन शो होता है ड्रग का वो कैसे शो होता है, और एक नेफ्रॉन के कौन कौन से पार्ट होते हैं वो अपनी एक्टिविटी कैसे शो करता है, कैसे यूरिन की फॉर्मेशन होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेफ्रॉन की। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। जो नेफ्रॉन है इसको मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा हमने। दिस कप लाइक स्ट्रक्चर इज this is also known as Bowman's capsule. The next part is PCT, that is proximal convoluted tubule. Then the next part is, this is a U-shaped structure. This is called a loop of Henle. The next part is DCT, that is a distal convoluted tubule, and the last part is collecting duct. हम आज के वीडियो लेक्चर में बात कर रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर ड्रग्स की। जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस ड्रग्स हैं वो बेसिकली एक्ट करती हैं प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल पे, पीसीटी पार्ट ऑफ नेफ्रॉन। तो अगर हम बात करें कि जो यूरिन की फॉर्मेशन कैसे होती है नेफ्रॉन में, तो जो बूमेंस कैप्सूल होता है, यहाँ से ब्लड की आर्टरीज आती हैं। तो ब्लड की आर्टरीज ब्लड को अपने साथ लेके यहाँ तक आते हैं। तो बूमेन कैप्सूल सारे के सारे ब्लड को फिल्टर आउट कर देता है। उसके बाद से फिल्टर आउट होने के बाद जो बाकी बचा ब्लड होता है वो इफ्रेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आगे चला जाता है। तो जो ब्लूमैन कैप्सूल होता है उसने सारे के सारे ब्लड को फिल्टर आउट कर दिया, जिसकी वजह से मोस्टली वाटर और सोल्ट्स सारे के सारे हमारे ट्यूब्यूल्स के अंदर आ जाते हैं एक्सक्रीट आउट होने के लिए। बट इन अ नॉर्मल person per day 180 लीटर यूरिन 180 लीटर ब्लड पर डे फिल्टर होता है बाय वुमेन कैप्सूल। तो बट बाकी तो 99% ऑफ दैट फिल्टर ब्लड इज रीअब्सॉर्ब्ड थ्रू दिस पीसीटी, लुबोफेने एंड डीसीटी। तो यहाँ से जो मेनली जितने भी आयंस होते हैं और वो एक्सेस वाटर होता है वो सारा का सारा रीअब्सॉर्ब हो जाता है पीसीटी से, लूप ऑफ हेनले से और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल से। तो जो डायरेटिक्स होते हैं वो बेसिकली यूरिन के फ्लो को इंक्रीज कर देते हैं। बट जो हमारी कैटेगरी है ड्रग्स की कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर, ये यूरिन के फ्लो को इंक्रीज करा रही है। तो ये कैसे अपना मैकेनिज्म शो करते हैं, तो इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स। तो स्टार्ट करते हैं। अब हम अगर इस पार्ट की बात करें तो एक नेफ्रॉन है, हम इस पार्ट की बात करें तो इधर है नेफ्रॉन का ल्यूमन। देन नेफ्रॉन के ल्यूमन के बाद ये है लेयर ऑफ नेफ्रॉन जो कि सेल्स से बनी हुई है, एपिथेलियल सेल से बनी हुई है। इसके दूसरी तरफ जो यहाँ से आर्ट्रियोल्स हैं वो कंटिन्यू होते हैं नेफ्रॉन के साथ साथ, जहाँ से आयंस को और वाटर रीअब्सॉर्ब हो जाते हैं इनटू द ब्लड। तो इस साइड है यहाँ पे ब्लड। अगर हम इस पोर्शन को जूम करके यहाँ पे ड्रॉ करें तो जो हमारा इंटरफेस आएगा वो कुछ ऐसा आएगा। जो मिड में है ये है एपिथेलियल सेल्स ऑफ नेफ्रॉन, जिनको हम प्रोक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल सेल्स ही बोलते हैं, क्योंकि ये लोकेट करते हैं पीसीटी के अंदर। तो जो सेल्स की लेयर है उसके एक तरफ है ल्यूमन ऑफ नेफ्रॉन जहाँ से यूरिन फ्लो कर रहा है, और इसके अनदर साइड है ब्लड जहाँ पे आयंस को और वाटर को रीअब्सॉर्ब हो रहा है। तो अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो पीसीटी होता है यहाँ से बेसिकली सोडियम और बाइकार्बोनेट आयंस सबसे ज़्यादा अमाउंट में रीअब्सॉर्ब होते हैं यहाँ से। तो जो सेल्स होते हैं इस पे एक एक्सचेंजर प्रेजेंट होता है जिसको नाम दे रखा हमने सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर, क्योंकि यहाँ से सोडियम और हाइड्रोजन सेम टाइम पे एक्सचेंज होते हैं। तो इसको हमने इसको एक्सचेंजर क्यों बोला, क्योंकि इसमें एक टाइम पे वो एक्सचेंज हो रहे हैं, सोडियम सेल के अंदर जा रहा है तो सेम टाइम पे एक्सचेंजर के थ्रू जो हमारा हाइड्रोजन है वो सेम टाइम पे सेल से बाहर आ रहा है। तो जैसा कि आप फिगर में देख सकते हो, जब सोडियम सेल के अंदर
एंट्री कर रहा है, तो सेम टाइम पे हाइड्रोजन सेल से बाहर आ रहा है, सेल से एग्जिट कर रहा है, और वो कहाँ पे ल्यूमन में आ जाता है। तो जैसा कि हमें पता है यूरिन में मोस्टली हमारे आयंस यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते हैं, तो यूरिन में ऑलरेडी बाइकार्बोनेट आयन प्रेजेंट है, दैट इज HCO3 नेगेटिव आयन। तो जब हाइड्रोजन एटम ल्यूमन में आएगा तो वो रिएक्ट करेगा बाइकार्बोनेट आयन के साथ और फॉर्म करेगा H2CO3। Then in the presence of carbonic anhydrase enzyme, it is converted into water and carbon dioxide. अब जो यहाँ से वाटर है वो नॉर्मली यूरिन के थ्रू बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा या फिर फर्दर लूप ऑफ फैलने में रीअब्सॉर्ब हो जाएगा, बट कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से सेल के अंदर वाया डिफ्यूजन सेल के अंदर एंट्री कर देगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड एक स्मॉल मॉलिक्यूल होता है, तो जिसकी वजह से वो इजीली डिफ्यूजन के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकती है और सेल के अंदर चली जाएगी। तो जब जैसे ही CO2 सेल के अंदर एंट्री करी CO2 ने, तो सेल में ऑलरेडी से H2O प्रेजेंट था, तो CO2 में H2O के साथ रिएक्ट किया एंड दोबारा से फॉर्म कर दिया H2CO3। ठीक, तो और यहाँ पे भी प्रेजेंस किसकी रहेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज की, मतलब कि एक रिवर्स एक एंजाइम है जो रिएक्शन को फॉरवर्ड, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो भी उसको स्टिमुलेट कर रहा है, अगर वो बैकवर्ड जा रही है तो भी उसको स्टिमुलेट कर रहा है, मतलब कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम H2CO2 को कन्वर्ट करता है H2O एंड CO2 में, और साथ साथ वो CO2 प्लस H2O को कन्वर्ट करता है H2CO3। उसके बाद फर्दर प्रोसेस क्या होगी, जो हमारा ये कंपाउंड बना है ये फर्दर आयंस में ब्रेक डाउन होएगा, इसका आयनाइजेशन होएगा, और आयंस में ब्रेक होने के बाद ये H पॉजिटिव एंड HCO3 नेगेटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है हमारा सेल के अंदर आया है, वो दोबारा से पार्टिसिपेट करेगा इन सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर पंप के थ्रू सोडियम की एंट्री कराने के लिए वहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा, और जो हमारा बाइकार्बोनेट आयन है वो यहाँ से डीएब्सॉर्ब हो जाएगा ब्लड स्ट्रीम के अंदर। ऐसे ही जो हमारा सोडियम सेल के अंदर एंट्री हुई थी सोडियम की, वो भी सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर के थ्रू ब्लड के अंदर एंट्री कर जाएगा, ये भी कहाँ पे चला जाएगा, हमारा ब्लड में रीएब्सॉर्ब हो जाएगा। इसके अलावा इस ट्रांसपोर्टर में साथ साथ यहाँ से क्लोरीन और बेसिक आयंस के भी, क्लोरीन एंड बेसिक आयंस लाइक OH नेगेटिव एंड HCO3 नेगेटिव, इनके भी आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं सेम टाइम पे। तो अब हम बात करते हैं कि जो हमारी ये हमने नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ी कि जो सेल्स के अंदर होता है वो कैसे रीअब्जॉर्प्शन होता है सोडियम आयन का और बाइकार्बोनेट आयन का, बट अगर हम बात करें कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर ड्रग्स की, तो ये ड्रग्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं, CA इनहिबिटर्स। तो जब ये ड्रग्स इस एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज यहाँ पे एक्टिविटी शो नहीं करेगा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज H2CO3 को कन्वर्ट नहीं करेगा H2CO2 में। जब ये जिसकी वजह से वाला स्टेप इनहिबिट हो जाएगा, यहाँ पे CO2 की फॉर्मेशन ही नहीं हुई, जब CO2 की फॉर्मेशन नहीं होगी तो सेल के अंदर डिफ्यूज नहीं कर पाएगा, CO2 सेल के अंदर डिफ्यूज नहीं कर पाएगा तो वहाँ पे H2O के साथ उसकी रिएक्शन नहीं होगी, देन फर्दर ये कंपाउंड्स नहीं फॉर्म होंगे। जब यहाँ पे हाइड्रोजन एटम एंड बाइकार्बोनेट एटम हाइड्रोजन आयन एंड बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्मेशन नहीं हुई, तो जब यहाँ पे हाइड्रोजन का लैक हो जाएगा तो जो हमारा पोटेशियम हाइड्रोजन एक्सचेंजर था ड्यू टू दी लैक ऑफ हाइड्रोजन आयन, तो जो हमारा ये एक्सचेंजर है वो भी इनहिबिट हो जाएगा, क्योंकि सेम टाइम पे जब हाइड्रोजन की एग्जिट नहीं करेगा, जब तक हाइड्रोजन की एग्जिट नहीं होगी तब तक सोडियम सेल के अंदर एंट्री नहीं कर सकता, तो जिसकी वजह से ये जो एक्सचेंजर था ये भी ब्लॉक हो जाएगा, और जो जितनी भी हमारी सारी प्रोसेस है ये फर्दर सारी प्रोसेस ब्लॉक हो जाएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर से, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे यूरिन के अंदर ल्यूमन में सोडियम का और बाइकार्बोनेट आयन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, यहाँ पे इसका लेवल इंक्रीज होगा और वो उनका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाएगा बॉडी का। तो जो हमारे डायबिटिक्स का फंक्शन ही यही होता है कि वो बॉडी से
ज़्यादा से ज़्यादा सोल्ट्स को और वाटर को एक्सक्रीट आउट कराते हैं बॉडी से। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स इस तरीके से काम करते हैं बॉडी के मैकेनिज्म से। थैंक यू।